देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर्स और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और अक्सर सरकार ये दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। इन सबके बीच पलायन आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उसमें शिक्षा मंत्री के दावों की पोल खुल गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत देहरादून में बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के बाद जो खुलासे हुए हैं उस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए, पूरी समस्या को वाइस वर्सा देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग पलायन कर चुके हैं, वहाँ बच्चों की संख्या ही नहीं है और उसके कारण विद्यालय बंद भी हो रहे हैं, संख्या सीमित हो रही है बच्चों की, तो वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं। और संभवतः कुछ जगह ऐसी भी है जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं होंगे, ऐसा भी देखने में आता है। और बहुत सारी जगह तो ये रहता है कि शिक्षक जाने को तैयार ही नहीं रहते, ये भी एक बड़ी कठिनाई है। जबकि हम लोग लगातार नियुक्तियाँ कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में शिक्षकों को भेज रहे हैं, उसके बावजूद कमियाँ हैं। तो पार्टी के सरकार के पास इसका संज्ञान है और समय समय पर विधानसभा में माननीय मंत्री द्वारा इस विषय पर अपनी बात भी कही गई है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि प्रदेश के अंदर जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं उनमें शिक्षक पहुँचे, जिनमें छात्र नहीं हैं, जो कम छात्र संख्या के विद्यालय हैं, उसको क्लस्टर योजना में ले जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने ये भी कहा है कि बोर्डिंग की व्यवस्था हम करेंगे ताकि कोई आसपास कोई विद्यालय ऐसा हो जिसमें सबको इकट्ठा करके वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था कर सकें। तो हम लगातार इस पर कोशिश हो रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका समाधान होगा। पलायन आयोग ने 204 पेज की सर्वे रिपोर्ट सौंपी। प्रदेश में 12,065 प्राथमिक विद्यालय है संचालित। पहाड़ के 50% स्कूलों में प्रधान अध्यापक ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पलायन आयोग की 204 पेज की सर्वे रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे और अध्यापकों की संख्या के अंतर का खुलासा किया गया है। प्रदेश में 12,065 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 50% स्कूलों में प्रधान अध्यापक नहीं है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की घट रही संख्या का मुख्य कारण अध्यापकों की तैनाती न होना बताया गया है। 263 विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं। 180 विद्यालय में 242 शिक्षक, लेकिन बच्चे एक। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के 263 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। इसमें 1 से 5 और 6 से 8 तक की कक्षाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर के 180 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 242 शिक्षक मात्र एक छात्र को पढ़ा रहे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी जिले में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3,504 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक तैनात है। इसमें पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली जिले सबसे अधिक स्कूल यहाँ के हैं। इसके अलावा प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की 8,324 कक्षाओं में एकल छात्र संख्या है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर हमको पलायन रोकना है और क्षेत्र में सुविधाएं देनी है, कर्मचारी भेजने हैं, तो कम से कम क्लास 3 तक की जो पोस्टें हैं इसको ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर ही रहनी चाहिए। जो पहाड़ों में कोई भी व्यक्ति नौकरी लग रहा है उसके बाद सीधे उठा के देहरादून आ जाता है या हल्द्वानी आ जाता है, ये जो सुविधा लोगों को मिली हुई है ये समाप्त होनी चाहिए। कैडर तय होने चाहिए, ब्लॉक कैडर होना चाहिए, जिला कैडर होना चाहिए। पहले भी था, पहले जब जिला पंचायत के पास ये सारी व्यवस्था थी उस समय इतनी अव्यवस्थाएं देखने में नहीं आती थी, क्योंकि उसी जिले में शिक्षक घूमते थे, उसी ब्लॉक में प्राइमरी शिक्षक घूमते थे, तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ बने रहते थे, तो ये समस्याएं कम दिखाई पड़ती थी। आज क्योंकि हमने सबको मौके दे दिए नीचे आने के, इसलिए वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। पलायन आयोग ने शिक्षा विभाग को दिए सुझाव। उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अतिरिक्त छूट दी जाए। शिक्षकों को विद्यालय के समीप आवास की सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को 25% वेतन वृद्धि की जाए। 50% स्कूलों में जो है अध्यापक नहीं है और ज्यादातर स्कूलों में जो है एक बच्चे हैं एक कक्षाओं में, तो कैसा जो है मैनेजमेंट इस सरकार का चल रहा है, आप बताइए ना। लगातार जो है शिक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं।
जो राज्य देश में शिक्षा के मामले में दूसरे नंबर पर आता था, 8 साल के भाजपा के शासन ने उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जो है नींव खोद करके रख दी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है, ये प्रदेश सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए, उनको तो अपने विभाग की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री रात दिन दिल्ली दरबार के जो है परिक्रमा करने में मस्त है। आखिर इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे कौन लाएगा? अब तो हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि शिक्षा व्यवस्था सरकार से संभल नहीं सकती है। 8 साल में जो सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर न ला पाई हो, उससे अब और कोई उम्मीद रखना भी बेईमानी है। रिपोर्ट में आयोग ने सुझाव दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अतिरिक्त छूट दी जाए। शिक्षकों की उपलब्धता के लिए शिक्षा विभाग में अलग से स्थानांतरण नीति बनाई जाए। शिक्षकों को विद्यालय से 8 से 10 किलोमीटर के अंदर रहने की अनिवार्यता। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन के तौर पर 25% वेतन वृद्धि व अन्य सुविधा दी जाए। साथ ही नए शिक्षकों को प्रशिक्षण जरूरी के साथ ही शिक्षकों को विद्यालय के समीप आवास की सुविधा, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखना, स्कूलों में प्रयोगशाला, शौचालय, खेल मैदान, 4 दीवारी की सुविधा समेत कई सुझाव दिए गए। विपक्ष ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में है अंतर। आयोग की रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि पहाड़ के स्कूलों में 1 से 5 कक्षा तक बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो चिंता की बात तो है ही। जाहिर है कि शिक्षा विभाग की नीति पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब मौजूदा वक्त में विपक्ष पूछ रहा है। आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता का कहना है कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी, तब से लेकर अब तक स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। विपक्ष का कहना है कि देहरादून में बैठकर सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पहाड़ों में आज भी है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी पहाड़ में समस्याएं। उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है, लिहाजा ये तो सच है कि राज्य गठन के बाद से अब तक पहाड़ के लोगों की मूलभूत सुविधाएं दूर तक नहीं हो पाई। उत्तराखंड सरकार की शिक्षा बजट हजारों करोड़ में है, फिर भी अगर तस्वीरें नहीं बदल रही तो इसे क्या कहा जाए, एक बड़ा सवाल है। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। ये अलग बात है कि सीएम धामी पहाड़ तक योजनाओं को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब तक बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो उत्तराखंड में पलायन आयोग की रिपोर्ट में तमाम बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। वक्त जाया नहीं करूंगी, सीधे मेहमानों का रुख करूंगी क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है और सरकार से जवाब लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेहमानों का रुख करेंगे। प्रभा बदूनी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आशीष सैनी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी गल्डियाल जी जो कि यूकेडी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र बिष्ट जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रभा जी, सीधे आपका रुख करूंगी। देखिए, आपने देखा पलायन आयोग की रिपोर्ट में कितने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। शिक्षा नीति पर सरकार के तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब ने ही देखा है। इस राज्य में जिस प्रकार से वो विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, वो सभी धरातल पर हम काम कर रहे हैं। अगर आज हम शिक्षा की बात भी करें तो उसी विकास का ही मैं कहूँगी एक पहलू है कि जो आज पलायन आयोग की रिपोर्ट आई है, तो वो पलायन आयोग की रिपोर्ट कब आई? जब हमारे ही जो माननीय मंत्री जी थे, शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो हमारे मैं कहूँगी स्वास्थ्य मंत्री हो, समय समय पर वो हम कहेंगे कि निरीक्षण करते रहते हैं कि राज्य में अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें विकास करना है, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है, तो हमने ये खुद इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई है कि पहाड़ों में कहाँ कहाँ पर हमारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है, वहां पर जो हमारे अध्यापक हैं वो कितने हैं। तो जब ये रिपोर्ट आई है तो इसके सर्वेक्षण के लिए भी और ये सब चीजें हमारे माननीय मंत्री जी ने ही शिक्षा विभाग की एक बैठक ली थी, उसमें उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि मुझे एक विस्तृत इसका डाटा तैयार करके दिया जाए कि अगर हम पिछले वर्षों से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, तो जब उसके बाद ये रिपोर्ट आई है जो अभी
हमने देखा तो देखिए इसमें बहुत सारे पहलू मैं इसमें देख रही हूँ। जैसे कई स्कूल हमने ये देखा है कि कई स्कूल में हमारे अध्यापक हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यापक नहीं है। कई जगह है कि वहाँ पे अध्यापक होने के बावजूद हमारे जो बच्चे हैं वो कम है। कई जगह हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा तैयार है, शिक्षक है, लेकिन अब जो बच्चों की कमी वाला अगर हम इसमें बात करें निशी जी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुद्दा खाली हम ये कह दें कि वहाँ पे शिक्षा के लिए काम नहीं किया जा रहा या शिक्षा के लिए बजट नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए इसके साथ जो मैं कहूँगी एक व्यावहारिक कारण जो जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो पलायन भी है। कई जिलों में हमने देखा है, और देखिए जो रिपोर्ट आ रही है ऐसा नहीं है कि ये एक ही जिले की है, ये मिश्रित रिपोर्ट मैं कहूंगी इस चीज को कि ये अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से वहां पे जनसंख्या है, जिस प्रकार से वहां पे गांव बसे हुए हैं, उसी के हिसाब से ये आंकड़ा है। अगर वहां पे गांव अच्छे हैं, एस्टेब्लिश है, तो वहां के आंकड़े और जिलों में अच्छे हैं। वहां पे अगर आज हम बोर्डिंग स्कूल्स की बात कर ले उत्तराखंड में, तो मैं आपको बताऊंगी सुभाष चंद्र बोस स्कूल देख लीजिए, चाहे वो हमारी बेटियों के लिए हो या बेटों के लिए, वो कितने अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कस्तूरबा लेकिन गांधी प्रभा जी, schools हैं। हकीकत तो ये है ना, जिन गांव में संख्या कम है वो इसी वजह से तो है क्योंकि वहां पर शिक्षा ही नहीं है। मौलिक अधिकार लेने के लिए लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। देखिए निशी जी, मैं इसमें बड़ा ये पॉइंट तो ये है ना, जी, पलायन की वजह ही यही नहीं, है। अब ये हाँ ठीक है, अगर पलायन की भी हम बात करते हैं तो निशी जी ये पलायन मैं कहूंगी तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी पिछले 4-5 सालों में ये पलायन हो गया है। कई जो गांव हैं हमारे, हम कह रहे हैं कि वहां से पलायन हो गया है, तो क्योंकि वहां पे क्या था, जो लोग थे, क्योंकि शिक्षा की वजह से क्या शिक्षित भी लोग थे, लिटरेसी रेट वहां पर था, तो रोजगार के लिए वो गए हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि उस रोजगार को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस चीज को बढ़ावा दे रही है। अगर वहां पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो हम कहेंगे कंपैरेटिवली जो बड़े रोजगार लगाना संभव नहीं हो पाया, तो वहां पे जो एमएसएमईज के तहत जो छोटे छोटे उद्योग लेके आ रही है स्वरोजगार के माध्यम से, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसी रोजगार हमारे युवाओं के लिए हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें काम कर रही है। तो उसमें ज्यादातर हम जो स्वरोजगार की बात करते हैं निश्चित जी, बस उसमें हम क्या करेंगे, हम लोकल उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर स्वरोजगार गाँव में बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर पलायन भी रुकेगा, पलायन रुकेगा तो उससे आबादी बढ़ेगी, और आबादी अगर वहां पर रहेगी तो देखिए कहीं पर, अगर आप पहाड़ों में, सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई है वो हमने खुद वहां पर तैयार करवाई है माननीय मंत्री जी ने, कि आप हमें बताइए, डाटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई आंदोलन हुआ या कहीं पे ये रिपोर्ट आई है कि वहां के लोगों ने कहा है कि यहाँ शिक्षक नहीं है या यहाँ बच्चे जा रहे हैं। देखिए ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने प्रभा जी कई केसेस हमने देखे हैं जहां पर शिक्षकों का अभाव है, बोलते हैं नियुक्तियां होती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ नियुक्त किए जाते। ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी है, बच्चे शिक्षा को तरस रहे हैं। पहाड़ में यही स्थिति है जगह जगह पर। ठीक है प्रभा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आशीष जी, एक तरफ तो पहाड़ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, दूसरी तरफ अब पलायन आयोग की रिपोर्ट किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पलायन आयोग की रिपोर्ट में एक चीज बिल्कुल सही है कि शिक्षा और चिकित्सा, ये दो सुविधाएं उपलब्ध ना होने पाने के कारण ही लोग पलायन को मजबूर है। बिल्कुल, लोग अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से पलायन नहीं कर रहे, उनको मजबूरी है। दूसरी बात क्या है कि सरकार का ध्यान कभी औरंगजेब की कब्र पर है और कभी वक्फ बोर्ड पर है। कभी ये लैंड जिहाद चलाते हैं, कभी थूक जिहाद ढूंढते हैं, लेकिन कभी भी शिक्षा और चिकित्सा, इन दो विषयों पर कभी बात नहीं करते। अभी सरकार के 3 साल पूरे हुए, इन्होंने लगभग 2000 स्कूल पहले बंद कर चुके हैं और 1100 स्कूल बंद होने कगार पर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ना तो राज्य में शिक्षा का बजट बढ़ाया, ना ही जैसे जो मूल सुविधाएं जो मैं आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, स्कूलों की चार दीवारी, ज्यादातर स्कूलों में चरस और स्नैक पीने वालों का अड्डा बन जाता है स्कूल के बाद। वो एक बहुत बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था की। दीवारें, चारों तरफ दीवारें नहीं है तो जानवरों से भी सुरक्षा का एक खतरा रहता है। और तमाम चीजें हैं कि गरीब व्यक्ति अगर 2, 4, 6 परिवार भी है और अगर आप स्कूल संचालन करने में विफल है तो उनको किसी दूसरे स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए। सरकार पर, मैं आपको एक चीज और बता दूं भाटिया जी, सरकार पर जो स्कूल प्राइवेट चलते हैं उनके माफियाओं का इतना दबाव है, वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो, प्राइवेट स्कूल में वो मनमानी वो ले ले, और अगर कोई गरीब बच्चा ज्यादा देने की स्थिति में नहीं है तो आरटीई में उसका एडमिशन लेकर उसकी फीस तो वसूल रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं बांट रहे हैं। तो शिक्षा माफियाओं के हाथ में जब ये प्रदेश सरकार दबाव में काम करेगी तो मुझे लगता है कोई ऐसी नीति बना पाने में सक्षम है या ऐसा कोई जवाब दे पाने में सक्षम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा ये कहना है कि सारे स्कूलों का संचालन हो और किसी भी स्थिति में बच्चों को पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, प्रतिभाएं उन्हीं में से निकली। ठीक है आशीष जी। मीनाक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पलायन आयोग की रिपोर्ट के बाद आप क्या सोचती हैं कि आखिरकार 25 साल बीत चुके हैं और ऐसे में क्या स्थिति कितनी बदली है और उसके बाद क्या ये स्थिति बदल पाएगी?
देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता की तारीफ करूंगी कि चाहे लाख बुराई हो भाजपा के अंदर, लाख विफल हो ये सरकार, लेकिन किस प्रकार से उसको पॉजिटिव में बदलना है ये प्रवक्ता बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज अगर ये कह रहे हैं कि पलायन आयोग ने वही रिपोर्ट तैयार की है जो हमने कही है, तो सोचिए कि यानी कि इनके हाथ में है कि कौन सी रिपोर्ट निकालनी है और कौन सी नहीं निकालनी है। आज मैं धन्यवाद कहूंगी पलायन आयोग को कि शुक्र है कि मूलभूत जो जरूरतें हैं उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली। बिल्कुल। और ये वो सरकार है जो 8 साल से सरकार सत्ता में है, और जो आप देख सकते हैं पहाड़ों की स्थिति, और ये लोग कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं हुआ और हमने ये रिपोर्ट निकाली। सोचिए कितना बड़ा एहसान इन्होंने पहाड़ पर किया है, पहाड़ के स्कूली बच्चों पर किया है कि इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। आंदोलन की अगर बात करें तो इन लोगों ने तो अपनी आंखें बंद की हुई हैं। इन्हें ये कभी पहाड़ पे जाना इनका होता नहीं है। गैरसैंण जैसी जगहों पे जाने में इन्हें ठंड लगती है, तो पहाड़ों पे जाने की अगर ये जाते तो वहां की स्थिति असल में देखते कि ये आज की बात नहीं है कि शिक्षा जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई है वहां पर। हम लोग लगातार जो है इस चीज की रिपोर्टिंग धरातल पे जाके कर रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो स्कूल में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तक बच्चों के पास नहीं है। एक जो बच्चों के पास जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये लगातार बातें जो है पहाड़ के यहाँ से उठती आई हैं, लगातार इनको सूचनाएं मिलती आई हैं, लेकिन आज जब पलायन आयोग ये रिपोर्ट देता है तो ये कहते हैं कि हमने ही ये रिपोर्ट निकलवाई है। तो सोचिए कि किस प्रकार की, कितना मतलब ये बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों का क्या स्थिति है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। राजेंद्र जी, देखिए जिस प्रकार से पहले कांग्रेस ने राज किया हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रभावी, ये डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार कहेंगे, और बीजेपी लगातार कार्य कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं, मौलिक अधिकार से ही वंचित यहाँ पर बच्चे नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये प्रदेश विकास कर पाएगा? निश्चित जी, आज जो आपने जो टॉपिक रखा है और जो आपने आंकड़े दिए हैं, ये सचमुच में बहुत चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाले इसलिए हैं कि अगर आप ये देखें कि करीबन जो 15,000 से ऊपर जितने स्कूल्स हैं प्राइमरी से लेकर 12th तक, और अगर आप ये देखें कि मतलब जो प्राइमरी स्कूल उसमें से करीबन 1150 जो स्कूल हैं जहाँ पे जो है कोई टीचर ही नहीं है प्राइमरी स्कूल्स में। और आप ये देखें कि बहुत सारे 200 के आसपास ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पे टीचर जो हैं एक बच्चा और एक टीचर है। तो अगर आप ये सब चीज़ें देखें तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे जो सबसे बड़े जो कारण है वो ये है कि प्लानिंग का कहीं ना कहीं जो है अभाव है। मैं आज ये बात नहीं करूँ, ये बीजेपी की बात है, ये कांग्रेस की बात है। जितनी भी सरकारें रही हैं, जितने भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके पास विजन नहीं है कि उत्तराखंड की शिक्षा कैसी हो और किस तरह से हम जो है उत्तराखंड में एक जो स्कूलिंग है इसमें किस तरह से हम इसको एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएं, इस बारे में किसी के ऊपर भी कोई एक ध्यान नहीं रहा। आप ये देखिए कि जहां तक देहरादून की बात करते हैं, नैनीताल की बात करते हैं, जो उत्तराखंड का एक पार्ट है, आज के समय में भारतवर्ष में नहीं वर्ल्ड में जो है अगर आप इंग्लिश स्कूल में देखें तो बेस्ट एजुकेशन हब माना जाता है। लेकिन जहां तक हम सरकारी की बात करते हैं, सरकार में अगर आप ये देखें, सरकारी स्कूल में अगर आप देखें तो वहां पे उसके बिल्कुल उलट जो है बदतर हालत है। तो इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसके लिए कोई हम एक सरकार को जिम्मेवार नहीं कह सकते। इसके लिए हमें जो जिम्मेवारी है कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं, जो या फिर जो सचिव लोग हैं जो काम करते हैं, या जो लोग प्लानिंग करते हैं, क्या उनके प्लानिंग में कहाँ खामियां हैं? मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि एक टीचर को, जो प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है, उसको करीबन उत्तराखंड में 40,000 से लेकर 60,000 तक उसको पे मिलती है जी। और अगर एक स्कूल में एक बच्चा हो और एक टीचर हो तो इसका मतलब हम एक बच्चे के ऊपर साल में सिर्फ सैलरी के हिसाब से करीबन नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा बुक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, वहाँ पे आपका जो है कोई आया भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उन सब के ऊपर करीबन 5 से 10 लाख रुपए महीना हम उस स्कूल पे खर्च कर रहे हैं जहाँ एक बच्चा है। और अगर आप उसकी बात कीजिए जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं और टीचर अपॉइंट हैं, और बहुत सारी जगह तो ये भी हाल है कि टीचर जाते नहीं, उनकी अपनी जगह जो है दूसरे टीचर्स उन्हें रखे हुए। तो ये जो सारी चीजें अगर आप ये देखें, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इसको कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे उन जो लोग जिन लोग ये सारी नीतियां बनाते हैं वो लोग इसको नहीं कर पा रहे, या उस बात को नहीं समझ रहे। मेरे हिसाब से अगर आप बजट की बात करते हैं, अगर आप अभी बजट देखें उत्तराखंड का जो 25-26 का जो बजट आया है, 1 लाख करोड़ का बजट है,
और 1 लाख करोड़ के बजट में अगर आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा जो खर्चा सैलरीज में है, वो सैलरीज में खर्चा जो है टीचर्स का है। टीचर अगर आप देखें, नंबर ऑफ टीचर्स अगर आप उत्तराखंड में प्राइमरी से लेकर 12th क्लास से सरकारी देखें, तो सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं, यही लोग हैं। इन लोगों को सैलरीज भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप ये देखें कि जो भी अटल या पीएम श्री विद्यालय हैं उत्तराखंड में, उनकी सैलरीज कहीं की भी 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से कम की नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप ये देखें कि हमारा जो है एजुकेशन स्तर नीचे क्यों है, तो कहीं ना कहीं ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन बात को हमें देखना पड़ेगा। सरकार को इसको सिर्फ शिक्षा नीति से नहीं देखना पड़ेगा, सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे, चाहे हम क्लस्टर करें, जैसे अभी जो है माननीय एक विधायक जी ने बात बोली, या हम क्या कर सकते हैं कि हम ब्लॉक वाइज, जितने ब्लॉक हैं तहसील वाइज, हम क्यों नहीं हम बोर्डिंग स्कूल शुरू कर सकते हैं, और उसका लेवल जो है क्या कहते हैं, उसका लेवल भी हम जो है जिस तरह से इंग्लिश स्कूल्स में होते हैं, आप वो सुविधा दीजिए। पैसे उतने आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इस दिखाने के लिए, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आप 10 लाख खर्च कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर आपने 100 बच्चे भी उस हॉस्टल में रखें, तो उससे कम उसमें खर्चा आएगा और उससे ज्यादा उनको एजुकेशन मिलेगी। तो ये बहुत सारे सवाल है, अनसुलझे सवाल है। इस पे लोग क्या जो है विभाग क्या कर रहा है, वो क्या नीति बना रहे हैं और किस दबाव में कर रहे हैं, क्या उनका मकसद है, क्या वो शिक्षकों की यूनियन की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धन सिंह रावत, उन पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्रभा जी देखिए, पलायन आयोग की रिपोर्ट आई, आपने बोला इसको पॉजिटिव मैनर में कि हमने निकाले हैं आंकड़े, लेकिन आप खुद सोचिए ये जो आंकड़े हैं वो कितने हैरान कर देने वाले हैं। कितने बच्चों की इसमें शिक्षा से जुड़े तमाम जिंदगियां दांव पर लगी हैं, शिक्षक नहीं है वहां पर, बच्चे नहीं पहुंच रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है लेकिन वहां बच्चे नहीं है। मतलब कहां कमी आ रही है? आपको क्या लगता है 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प बीजेपी लेकर चल रही है, उसकी नींव ऐसी रखी जाएगी? देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्तराखंड में विकास हो रहा है, तो उस पर सारी चीज़ों पर हमने इन चीज़ों को देखा है। और उसके बाद ही जो क्लस्टर स्कूल की भी हम बात कर रहे हैं, तो वो इसी विषय को लेकर आया था कि अभी देखिए कई स्कूल हमारे ऐसे हैं कि कई गाँव में, मैंने आपको बताया, बच्चे नहीं है। तो यहाँ तक शिक्षा मंत्री ने तो ये कहा है कि जो बजट भी हम शिक्षा में सबसे ज़्यादा इसीलिए दे रहे हैं कि अगर कोई स्कूल है वहाँ पर अगर गाँव में एक बच्चा भी है, तो उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको दूसरे गाँव में भेजिए। अगर वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ये नीति यहाँ की बनी हुई है, लेकिन वो बच्चा फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, फिर वही सेकंड में प्रमोट हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि उसको किसी मतलब अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए। क्योंकि गांव में भी ऐसा होता है कि गांव लेवल पे स्कूल होता है, फिर गांव में एक शहर में भी आपका बड़ा हाई लेवल, मतलब हम कहेंगे हाई स्कूल होता है। तो जब पेरेंट्स वहां नहीं भेज पाते, लेकिन अगर हम बच्चों वहां पे स्कूल बंद कर देंगे, हम कहेंगे एक ही बच्चा है, तो पेरेंट्स की ये भी शिकायत आ सकती है कि हम बच्चे को कहाँ भेजें। तो माननीय मंत्री जी ने ये कहा है, यही हमारी नीति है राज्य की, कि अगर एक बच्चा भी स्कूल होगा अगर फर्स्ट में, तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो वहां सारी सुविधाएं दी गई है। तो ये भी सरकार की, मैं कहूंगी ये हम कहेंगे कि हमारी नीति है कि हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे। दूसरा ये रहा कि शिक्षकों की, ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की कमी है, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही नीति बनी हुई है कि अगर आप में 5 बच्चे हैं तो स्कूल में 2 टीचर्स होंगे। अगर वो 20 तक जाते हैं तो शिक्षकों की संख्या, अगर 50 बच्चे हैं तो 4 या 5 वहां पे शिक्षक होंगे, और वो बहुत अच्छा वहां का रिजल्ट भी आ रहा है बच्चों का। और क्लस्टर स्कूल तो इसी वजह से मैं कहूंगी आए हैं, और इसके लिए तो आदेश भी दे दिए गए हैं कि अगर नियर बाय स्कूल हैं आपके जो 5 किलोमीटर के दायरे में है, और उन स्कूलों में 1 या 2 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना उन बच्चों को एक जगह क्लस्टर स्कूल के माध्यम से एक जगह पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी, एक कंपटीशन भी बच्चों के बीच में आता है, और उनको एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दी जा सकती है। और उसके लिए निशी जी आने जाने का किराया भी सरकार देगी, कि अगर बच्चे वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गांव के हैं, तो वहां तक आने जाने का किराया भी उनको सरकार देगी। तो ये तो देखिए सरकार की नीति में पहले ही है कि क्लस्टर स्कूल बना दिए गए हैं, और उसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि बताइए कितने क्लस्टर स्कूल बनेंगे और कितने कितने ब्लॉक लेवल पर ये बनाए जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है सरकार की तरफ से शिक्षक हो, अगर कहीं शिक्षा, हम स्कूल बंद करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए अब वो जो, अब मैंने आपको बताया कि इसमें कहीं ना कहीं मुद्दा पलायन भी है। अगर किसी गांव में बच्चे नहीं है या कोई स्कूल है, तो हम इसीलिए क्लस्टर स्कूल, आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि क्लस्टर स्कूल एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, जैसे ये कारगर साबित होंगे। इसी के साथ साथ जैसे भी बिष्ट जी ने भी सुझाव दिया है, और यही सरकार भी चाह रही है कि हम बोर्डिंग स्कूल को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं
ठीक है। क्योंकि राज्य में हमने देखा है जितने बोर्डिंग स्कूल अभी चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। इनफैक्ट आप देखेंगे निशी जी, वहां तो एडमिशंस तक नहीं मिलती है बच्चों को, और वहीं से हमारे बड़े बड़े हम कहेंगे कि टेस्ट में भी बच्चे निकल रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बड़े उसमें निकल रहे हैं। तो ये कह देना बहुत आसान है कि वहां देखिए, मैं ये इन बातों से, आंकड़ों से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण ये कह देना कि सरकार ने काम नहीं किया या सरकार ने बजट नहीं प्रभा जी, दिया, यहाँ ऐसा पर नहीं मैं है। आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगी। आप बोल रही हैं कि एक बच्चे के चक्कर में स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, ये भी हमारी नीति का पार्ट है। जी ठीक है, आपने ये बात बोली, जी। लेकिन अभी जिस तरीके से राजेंद्र जी ने ये बात कही कि शिक्षा को लेकर कितना बजट निकाला गया और उसके बाद सैलरीज पर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट टीचर्स को दी जाती है, लाख लाख रुपए सैलरी यहाँ पर टीचर्स को दी जा रही है। अब उसी में से जुड़ा ये आंकड़ा है, प्रदेश में 1149 ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पर टीचर्स ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे हैं लेकिन वहां टीचर्स नहीं है, और ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर टीचर्स हैं वहां पर बच्चे नहीं हैं। तो वहां पर जो टीचर्स को सैलरी पे की जा रही है और बच्चे नहीं है, तो उन स्कूल्स पर किस तरीके से रेगुलेशन किया जा रहा है, वहां पर मिनिस्ट्री किस तरीके से काम करती है, नीति कैसे काम करती है, मुझे जरा आप समझाइए। जी निशी जी, मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि ये जो आंकड़ा हमारे पास आया है, इसीलिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि इन सब चीजों की रिपोर्ट दी जाए, ताकि अगर कहीं पर हमारे ऐसे गांव है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा है और वहां पर ऐसा नहीं है कि बच्चे, अगर ये सकता है कि वहां पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट हमारे 7 टीचर्स की है लेकिन वहां पे 2 ही टीचर अपॉइंटमेंट, तो निश्चित तौर पर वहां पे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो दे पाना इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए अब ये जो पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास आ गई है, इसके बाद उन्होंने जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि आप अपने अपने जिले के लेवल पर इसको तैयारी करें, और यहाँ तक दे दिया है कि अगर कोई जिलाधिकारी कहीं पर भी हम कहेंगे लापरवाही बरतेगा शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर शिक्षकों की सैलरी हो, हम अगर एक बच्चा भी स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, उसको वंचित नहीं किया जाएगा, और किसी भी बच्चे को फोर्स भी नहीं किया जाएगा कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए। और शिक्षकों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, और जहां पर भी ऐसी कोई, मैं ये कहती हूँ, ऐसी कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में आता है, तो मैं कहती हूँ वहां की जनता को इस विषय को संज्ञान में लाना चाहिए, जिससे कि तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाएगी। और अब जो सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जब खुद कह रहे हैं कि ये वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक है, तो क्यों ना हम स्वास्थ्य में भी काम करें, क्यों ना हम शिक्षा में भी काम करें, और अगर हमारे ही समक्ष कोई ऐसा मामला आता है किसी भी गांव का, तो उसको लाएंगे। और अब जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर आप लोगों ने लापरवाही बरती और कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में आया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है निश्चित निशी जी, आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो हमारे गांव के जो स्कूल है उनकी दशा में बहुत ज्यादा सुधार होगा, और शायद भविष्य में हम इस तरह के जो टॉपिक होंगे उनमें सुधार की ही बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है आशीष जी, देखिए आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था, मुझे अभी याद आया कि शिक्षा और स्वास्थ्य इतना महंगा हो चुका है और शराब सस्ती हो रही है, सरकार क्या कर रही है, ये आप लोग एक बड़ा, जिसे कहेंगे, तख्ती पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लिख के प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसे अगर पलायन आयोग की रिपोर्ट से जोड़ा जाए, कहां तक सही बैठता है? देखिए, पलायन आयोग एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एजेंसी है, वो कभी विपक्ष के आंदोलन या हमारे बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट चेंज नहीं करती। लेकिन अगर दोनों चीज समान रूप से है, तो ये चीज साबित करते हैं कि हम एक सही ट्रैक पर है, जहां एक मुद्दे को हम उठा रहे हैं। अब प्रतिक्रिया ये है कि सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है। लंबे समय से शिक्षा स्वास्थ्य दोनों मामलों में बयानबाजी ज्यादा हुई है, लेकिन ग्राउंड पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे लगे। आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, और उस आयुष्मान कार्ड में अगर ट्रीटमेंट कराना है, तो जो हॉस्पिटल रखे गए हैं वो सारे शहरी क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए उस लेवल का कोई हॉस्पिटल देख सके। सेम समस्या स्कूलों को लेकर है। यदि आपको लगता है कि 10 किलोमीटर की रेडियस में या 15 किलोमीटर की रेडियस में आपको एक बोर्डिंग स्कूल बनाना है, तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, वो पहले से मौजूद है। आप इसका दायरा बढ़ा दीजिए, इनकी संख्या बढ़ा दीजिए, तो यही तो एक लाभ होगा। आप कोशिश कीजिए कि यदि किसी का नजदीक के नवोदय विद्यालय में नहीं हुआ, थोड़ा दूर वाले में हो जाए, लेकिन वो बच्चा शिक्षित हो। आपकी पहली प्राथमिकता यदि बच्चे की शिक्षा होगी, तो कोई बाधा मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में आने वाली है। अगर आप CSC PHC को अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये 2 ही कारण है जिससे व्यक्ति पलायन करने को मजबूर होता है। अगर
जब सड़कें अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में काम के भी बराबर अवसर है, आयुर्वेद पर भी काम किया जाएगा, सब पर काम किया जाएगा। लेकिन अगर ये दो चीज उपलब्ध होगी, यदि परिवार अगर खुशहाली से अपने शिक्षा, चिकित्सा दोनों समस्याओं से, ट्रांसपोर्टेशन से मुक्त होगा, तो उसे कोई टेंशन नहीं है, वो वहां रह सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसके कारण है। मैंने पहला बताया कि शिक्षा माफिया का दबाव है कि वो प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने एक नीति बनाई थी कि हर साल बैलेंस शीट चेक होगी निजी विद्यालयों की, और उनको कितनी सैलरी देते हैं, कितना खर्चा करते हैं, उसके आधार पर उनकी फीस निर्धारण की कमेटी बनी। लेकिन पिछले जब से तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बयान दिया था पहली बार, तब से लेकर आज तक इस शब्द का कहीं मुझे उपयोग होता नजर नहीं आया है। धन सिंह रावत जी और लोगों, सरकार की कोशिश ये तो है कि ऑनलाइन या घर पर ऑर्डर पर शराब उपलब्ध हो जाए, लेकिन ये कोशिश नहीं है कि एजुकेशन की बात की जाए। शिक्षा जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी महंगी हो गई है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी अपनी संपत्ति बेचे बगैर अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में बन पा रहा है। लेकिन इनका ध्यान नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि हम हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग देंगे, लेकिन एक भी कोचिंग सेंटर नहीं है। तो कोचिंग दे कहाँ रहे हैं? ये केवल बयान वीर है, बयान देना जानते हैं, हमारी आलोचनाओं से डरते हैं, सवाल से डरते हैं, सवाल के जवाब देते नहीं। धन सिंह रावत जी के पास करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन वो सारा बजट वेस्ट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन किसी महत्वपूर्ण कार्य में या इनसे जुड़े जो हमने विषय उठाए हैं, इस पर खर्च कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। ठीक है आशीष जी। मीनाक्षी जी क्या कहेंगे आप? देखिए तस्वीरें तो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अभी हमने चमोली जी की बाइट भी सुनी थी, उन्होंने भी ये कहा कि नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन पहाड़ पर टीचर्स जाना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको, सुविधाएं नहीं है, क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए यही तो सवाल है कि आखिर अगर क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे शिक्षक, कौन पता लगाएगा? कौन है सत्ता में? कौन है यहाँ पे शिक्षा मंत्री? किसका काम होना चाहिए कि स्कूल्स में क्या समस्याएं आ रही हैं और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? जब इनके, आप ये देखिए कि चुनाव में जब इनके गली गली में पन्ना प्रमुख हैं, गांव गांव में इनके मंडल कमंडल धारी हैं, तो ये जो स्थितियां हैं, जो स्कूल के गांव की स्थिति है, गांव के स्कूलों की जो स्थिति है, वो इनके कानों तक क्यों नहीं आती है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है। इनको हर तरह की खबरें कि यहाँ इस जंगल के अंदर मजार बनी हुई है, ये वाली खबरें तो इनके पास खूब आती हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो जरूरत है उस गांव के अंदर बच्चों की, वो खबरें इनके कानों तक आती नहीं है, या तो फिर ये कान बंद कर लेते हैं। तो दूसरी चीज, जब चमोली जी ने, अगर चमोली जी विधायक होके इस तरह की बात कर रहे हैं कि मतलब समस्याएं गिना रहे हैं कि वहां पे टीचर नहीं जाते हैं, तो आप ये देखिए कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है हमारे उत्तराखंड के अंदर, वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट इसका प्रोसेस होता है। और कभी भी आप देखेंगे कि जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उसे वहां पे पोस्टिंग दी ही नहीं जाती है, ऐसा भी समस्या यहाँ आ रही है। तो इन सब चीजों के इस पे एनालिसिस करना चाहिए और उस हिसाब से यहाँ पे पोस्टिंग देनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्लस्टर हमने खोल दिए हैं, तो आप ये देखिए उन क्लस्टर्स के अंदर भी जो बेसिक सुविधाएं स्कूल के अंदर होनी चाहिए उनकी कमी है। वहां पे भी आप देखिए कि शौचालयों की कमी है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पे भी अन्य कई जो समस्याएं हैं जो पहाड़ों के ऊपर आती हैं, वो सारी समस्याएं वहां पर भी हैं। तो आप कोई भी अगर वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं, तो इससे पहले अभी ये कह रहे हैं कि एक भी बच्चे का स्कूल हम बंद नहीं करेंगे, तो वो 1600 स्कूल मुझे समझ नहीं आता कि शायद हमने बंद कर दिए होंगे, जाके हमने ताले लगा दिए होंगे। तो उस गांव के 1600 स्कूल वहां पे बंद कर दिए गए, लेकिन उनको रिवाइव करने की कोशिश नहीं की गई। वहां पे क्या समस्या है, क्यों वहां पे बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये ढूंढने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक क्लस्टर बना दिया गया। दूसरी चीज कि जो दूर दराज गांव के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे वहां जो पहाड़ हैं वहां पे सड़कों की भी समस्या है और परिवहन की भी समस्या है, तो बच्चों को स्कूल आना जाना इतना मुश्किल हो जाता है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पहाड़ों पे बाघ भालू, इनकी समस्याएं लगातार आए दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उनके इससे क्या होता है, इससे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ता है। लेकिन ये लोग ये देख रहे हैं कि बच्चे कम हैं इसीलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इतने सालों में इन्हें आज पता चला कि आज हमने आंकड़े निकलवाने थे, लेकिन ये सोचिए कि जिस प्रकार से हर साल इनके जो तारीफों के पुल ये पर्चों पे लिख लिख के बांटते हैं,
वही जो है समस्याओं के हर साल इनको उसका भी एनालिसिस करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन इन्हें हर साल निकालना चाहिए, क्योंकि सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें 8 साल हो गए हैं तो उसके बाद अब आपको याद आया है कि भाई स्कूल्स में अब चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे अध्यापक नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत ही शर्मनाक रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी नाकामी जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी थी और हमने ही पहाड़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बिल्कुल बड़ी बात है। एक तरफ तो शिक्षा जो कि मौलिक अधिकार है और उसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पलायन आयोग की रिपोर्ट पर काम करना भी चाहिए कि तुरंत इस पर संज्ञान लेकर तुरंत ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की तैनाती नहीं है वहां पर करनी चाहिए, छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षा के प्रति। ये बहुत बड़ी बात होगी। राजेंद्र जी देखिए, एक बड़ा सवाल है और आशीष जी ने भी इसका जिक्र किया। एक तरफ पहाड़ में शिक्षकों का अभाव है, बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है और जागरूक नहीं है कि वो पढ़ाई की ओर भी बढ़े, एक तरफ ये भी मामला सामने आता है। दूसरी तरफ अगर प्लेन्स की हम बात करें तो एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि एक पेरेंट को लोन लेना पड़ रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आखिरकार एक ही प्रदेश में इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही है। अगर एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी तो किस तरीके से प्रदेश विकास करेगा? देखिए निश्चित जी, जहाँ तक बात ये मतलब अगर आप पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बिल्कुल उत्तराखंड, क्या समझ लीजिए आप, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में हर जगह जो है यही रवैया है। आप ये देखिए, एक तरफ जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर वही हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन चले हैं और आज के समय में भी वही जो हैं काफ़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये माना जाता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है, बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं, सिर्फ जो है अगर आप कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे आप केरला की बात करते हैं या साउथ के स्टेट की बात करते हैं, वहाँ पे सरकारी जो स्कूल्स हैं वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत उनका जो सिस्टम है वो बड़ा रोबस्ट है। जहाँ तक उत्तराखंड के हम परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये आज से नहीं बहुत 7 सालों से पहले की बात है कि जो जितने भी सरकारी स्कूल थे वहाँ पे जो भी शिक्षक आते थे वो शिक्षक कभी भी उनकी मतलब अगर आप क्वालिफिकेशंस या उनकी मतलब हम गुणवत्ता जिसे बोलते हैं वो कभी इतनी नहीं रही जितनी प्राइवेट स्कूल्स में रही, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो उतना नहीं था। लेकिन अभी धीरे धीरे बदलाव जो मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि जो जैसे पीएम श्री स्कूल्स खुले हैं या अटल जितने स्कूल्स खुले हैं, तो उन स्कूलों में क्या हुआ है कि जो टीचर्स अगर आप देखेंगे वो काफ़ी सारे डॉक्टरेट करके डॉक्टर्स हैं और वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो मतलब अगर आप बात कर लेंगे जो शहरों के बीच में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं, जहाँ की परफॉर्मेंस टीचर्स की बहुत अच्छी है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन हम लेकिन कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ पिछड़ गए हैं? हम पिछड़ गए हैं प्राइमरी एजुकेशन में। जहाँ तक माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक की बात कर रहे हैं वहाँ पे इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन जहाँ प्राइमरी स्कूल की बात करें वहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं है। वहाँ पे इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है कि ज़्यादातर जो गांव में लोग रहते हैं वो बहुत ऊंचे तबके के नहीं हैं या वो लोग हैं जिनकी जो है इनकम जो है कम है, जो लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। तो वो जो बच्चे जो है वहाँ गांव में रह जाते हैं और वो बच्चे जो गांव में रह जाते हैं, इवन अगर आप ये देखें कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज सकते या डिस्ट्रिक्ट स्कूल में या बाहर नहीं भेज सकते, तो उस जगह पे वो देखा गया है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल का यह हाल है कि मतलब जो है टीचर्स जो है इतने कॉम्पिटेंट नहीं है या वो पढ़ाना नहीं चाहते या वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो प्राइमरी जो आप एजुकेशन है उत्तराखंड में पिछड़ रही है। और आप ये देखिए कि इसका एक मैं आपको और तरीका बताता हूँ कि मतलब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए कि कुछ साल पहले यार अभी भी काफी जगह जो है सरस्वती शिशु मंदिर चलते थे जो प्राइमरी स्कूलिंग करते थे और आरएसएस के स्कूल थे, तो उनको माना जाता था जो वहाँ पे जो शिक्षा होती थी वो अपने आप में बहुत अच्छी होती थी। पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है कहीं वो सरस्वती शिशु मंदिर भी जो है मुझे अब देखने को कम मिलते हैं गाँव में, क्योंकि उसकी जगह जो है सरकारी जो है स्कूल्स आ गए हैं। और सरकारी स्कूल में क्यों आ गए और शिशु स्कूल क्यों मंदिर जो है पीछे रह गए, क्योंकि वहाँ पे टीचरों की तनख्वाह इतनी है कि वो ज़्यादातर जो है मतलब वहाँ पे टीचर्स जो है वो ज़्यादा है और शिशु मंदिर में कम मिलता है। तो शिशु मंदिर धीरे धीरे करके खत्म होने लगे, उनके एड जो है खत्म होने लग गए। ये भी तरीका है। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखिए जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में आप देखो जिन बच्चे जो मेधावी छात्र हैं उनको
आप देहरादून में जो है सबसे नामी स्कूल दून स्कूल है, दून स्कूल में आरटी की जो है सीट्स हैं। कितने बच्चे गांव से आते हैं, मेधावी छात्र जो दून स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उनको फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बैक डोर से वो जो है एजुकेशन में किसी और को वो जगह मिल जाती है। तो राइट टू एजुकेशन भी जो है अगर आपको देखना पड़ेगा क्या उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें कि मतलब जैसे हमारे ITIs बहुत सारे हैं, हमें उत्तराखंड में आप देखेंगे हर ब्लॉक स्तर पे एक एक दो दो ITI खुले हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर हैं नहीं है। लेकिन वहाँ पे कम से कम ये है कि उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तहसील लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक दो ITI स्कूल है। क्यों नहीं हम जो है ITI और प्राइमरी स्कूल्स को या जो स्कूल्स है उसको इंटीग्रेटेड कर दें, सो दैट बच्चे वहाँ पे आए और वो जो है साथ में स्किल डेवलपमेंट भी करें। वो जो उनको दूसरी जो एजुकेशन है साइड में, जहां बच्चों को रोजगार के लिए वो तैयार कर सकते हैं, हम उसको भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विजन है, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है, उसमें कमी है। और मुझे जो सबसे बड़ी बात है, हम माफिया की बात कर रहे हैं ना, हम कहते हैं प्राइवेट माफिया। प्राइवेट लोग तो चलो अपना स्कूल चला रहे हैं, वो एजुकेशन भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन सरकारी में जो है दूसरी तरह का माफिया जो है जिसको हम जिसे कहते हैं अदृश्य माफिया है। और वो न तो पढ़ाई करने देता बच्चों को, न स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना देता है। आप ये देखा पैसा आता है न वो स्कूल्स में करना चाहता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं हम उसको कैसे प्लग करें, कैसे आगे काम करें। और आपको देखिए उत्तराखंड में तो हर बार ये बोला जाता है कि जो एक बार शिक्षा मंत्री बन गया वो दोबारा जो है क्या कहते हैं वो कभी जीतता नहीं है, या वो कभी जो है फिर दोबारा विधायक नहीं बनता। तो ये सब बातें जो है लोग कहते हैं, ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है पूरे शिक्षा विभाग में, और हमें उसे करेक्ट करने की जरूरत है। प्रभा जी, ये बात तो बहुत सोचने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइजेशन का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, सरकारी स्कूलों में अगर सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी, एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, टीचर्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली लोग प्राइवेटाइज करेंगे, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जाने को करेंगे। पेरेंट्स उस पर पैसा भी लगाएंगे, महंगी महंगी फीसें दे रहे हैं, जो मनमानी फीस मांगी जा रही है वो दे भी रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्रोवाइड कराने के लिए अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट। तो आप समझ सकती हैं अब यहाँ पर कहाँ लैक हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो ये बहुत बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। और हम जो बाकी के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन ही है। क्या कहेंगी आप प्रभा जी? देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो अभी मैं विपक्ष के भी मेरे यहाँ पे बैठे में उनकी बातों से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि शायद उनको विकास, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में, कहीं नहीं दिखाई देगा। और शायद अब विपक्ष है तो मुझे लगता है कि विरोधी वो लोग करेंगे। तो हम इसको कह रहे हैं कि हमें विरोधियों को, अपने विपक्षियों को समझाने की जरूरत नहीं है। जो जनता है वो देख रही है और आने वाले समय में जो जनता है वो आपको इसका जवाब अपने आप देगी। क्योंकि मैं निशी जी ये कहना चाहूंगी कि अगर हम काम करेंगे तो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी हो वो तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिपोर्ट आई है, हमने उसको स्वीकारा भी है, हमने कब कहा है, लेकिन हमने ये भी सच्चाई बताई है कि सरकार किस प्रकार से उन कमियों को भी दूर कर रही है और उनके साथ साथ आगे भी बढ़ रही है। और अभी हमारी सरकार इसमें आगे, तभी तो ये तो यही वाली बात होगी ना, आपने खुद को आईना दिखा दिया और उसके बाद अब खुद ही आप हैरान हैं। नहीं, देखिए निशी जी, मैंने आपको ये बात बताई है कि जो ये पलायन है ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू नहीं हुआ है। ये पलायन तो मैं कहूँगी उत्तराखंड के बनने से भी पहले शुरू हुआ था। लेकिन जब सरकारें यहाँ पर आई तो आप ये देख लीजिए, जो पलायन है इसमें भी एक स्थायी पलायन, अस्थायी पलायन की हम बात करते हैं। तो आज जो रोजगार लेके आ रहे हैं पहाड़ों में, वो कौन सी सरकार लेकर आ रही है? आज राज्य में कितने MSME काम कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार है इन्होंने क्या नीतियां बनाई रोजगार देने के लिए? आज 80,000 MSME काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या इनके समय में रोजगार के लिए स्थानीय उत्पादन यहाँ पर नहीं होता था? क्या यहाँ के, जब यहाँ के युवा यहाँ पर रहेंगे तब तो शिक्षा भी बेहतर होगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी। सर आज आप लगा लीजिए राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और जब हम सतत कार्य कर रहे हैं, और नहीं मैं काम कर रही है हमारी सरकार, और हमें जनता को जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम अगर ये बार बार कहते हैं चुनाव में आते हैं, एजेंडा नहीं है, हम काम कर रहे हैं, वो हमारे चुनावी मुद्दे थे। आज हम एक एक कर करके अपने चुनावी वादे पूरे कर रहे हैं और हमें कोई बोलने में शर्म नहीं है। जनता मुद्दों पर मतदान कर दे तो आप कभी सत्ता में ना आए। जनता आपको, जो झूठे वादे आप जनता से करते हैं, तो जनता आपको क्यों नहीं चुनती है? असली पैरामीटर तो जनता होती है ना। आपकी सरकार के बाद हमारी सरकार अगर आई है, उसके बाद इतने मुसलमान करके चुनाव लड़ते हैं, नगर निगम के चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अब लोग आपको नकारने लगे हैं। नहीं आते हैं
अगर लोग हम नकारने जनता से लगे हैं। झूठ बोलते तो जनता हमें क्यों लाके बार-बार सत्ता में ले आप आती है? लगातार झूठ क्योंकि बोलते हैं। जनता को पता जनता है हर बार कि आपके हम धोखे में काम आकर करते आपको हैं, चुन लेगी, जनता लेकिन के आप लिए फिर भी काम झूठ बोल करते रहे हैं। हैं। और आप देख लीजिए 2027 में भी हमारी सरकार बनेगी, ये मैं आपको अभी कह रही हूँ और इसी आत्मविश्वास के साथ कह रही हूँ। देखिए कांग्रेस के अंदर एक मुझे अहंकार मालूम है था। आप पे 40 लाख अहंकार फर्जी इसलिए वोटर था हैं। कि ये आप लोग चुनाव जीत भाषण पर सकते काम हैं। नहीं करते थे, 40 जनता के लिए लाख कभी फर्जी इन्होंने वोटर काम नहीं करा। जो महाराष्ट्र सारा में बजट था, वही ये लोग फर्जी वोटर आज ये शराब हरियाणा की में बात वही करते हैं, दिल्ली में शराब वही माफिया उत्तराखंड में के जाएंगे। लोग खुद बैठे हुए देखिए, हैं। एक-एक करके। कौन से शराब आशीष जी, माफिया की आऊंगी बात आपके आप पास। करते हैं? आऊंगी। जिनके मुख्यमंत्री शराब में डूबे हुए हो, शराब के ठेके बड़े बड़े लगाते हो, आप उस वाली सरकार की बात कर रहे हैं। तो आप कौन सी शिक्षा नीति लेके आओगे उत्तराखंड में? हम अगर जनता के बीच में जाते हैं तो हम अपनी योजनाओं के साथ जनता के बीच में जाते हैं। इनको बार बार इनके मुख्यमंत्री जी अभी बयान दे रहे हैं कि अब उत्तराखंड में हम जिहाद लेकर आएंगे, तो हमें बताओगे आप कि हम कौन सी शिक्षा यहाँ पे नीति लेके आएंगे, कैसे शिक्षा को इंप्रूवमेंट करेंगे? आप पहले जिहाद शुरू कर दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जिहाद करिए उत्तराखंड में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मुद्दा है, मुद्दे से भटकिए मत और अपना शासनकाल देख लीजिए कि आपने पहाड़ों पर क्या काम किया है, कितने स्कूल आपने खोले, पलायन को रोकने के लिए आपने क्या काम किया। आपने कितने खोले हैं? आप ये देखिए, अगर राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी देखिए सम्मेलन भाटिया है, जी, किसने वो करे हैं। ये बार-बार आज सवाल अलग पूछ से रही है, हमने लेकिन जवाब राष्ट्रीय देना नहीं पलायन चाह रही है। परिषद के कितने लिए स्कूल भी खोले जगह उत्तराखंड में? हमें ना कराई एक काम है। बताइए ना। तमाम मेरा सवाल तो कहने पूछ का के ये जवाब भी मतलब ले है, लेते हैं ना, भारतीय जवाब ले जनता लेते पार्टी हैं। है, जनता के देखिए लिए फैक्ट काम पर बात करती है, करेंगे। जनता के प्रभा हितों जी, के लिए काम प्रभा जी, करती है। लेकिन प्रभा जी, विपक्ष को फैक्ट ये पर कहने बात का करेंगे, बिल्कुल आंकड़ों भी पर बात अधिकार नहीं करेंगे। है कि हमें पता है हमने कहाँ काम किया आंकड़े है, नहीं है, जनता को झूठ है पता केवल, और जुमले हैं। जनता के ठीक है, क्षेत्र प्रभा में भी जी, हमें आगे प्रभा जी। कहाँ बढ़ना है, किस प्रकार हमें सुविधाएं देनी है, वो हमारे सरकार अपने आप कार्य कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है निशी जी, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि जहां पे भी परिस्थितियां हम कह रहे हैं अभी ठीक नहीं है, वो हमें ठीक मिलेंगी और जनता इसको स्वीकार करेगी। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने पूरा वक्तव्य में जितना झूठ भरा है, मेरी क्षमता भी कम है कि शायद सारा झूठ ना पकड़ पाऊं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने स्कूल खोले। एक स्कूल का नाम बताएंगे कि जो प्राइमरी स्कूल पूरे उत्तराखंड में इन्होंने खोला हो? इन्होंने बंद करने का काम तो किया है, खोला कोई नहीं है। दूसरी बात, एजुकेशन महंगी की गई है, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी कहां पर है उस कमेटी का पता नहीं। इन्होंने कहा कि एमएसएमई खोले हैं। मुझे बताइए कितने एमएसएमई आपने खोले हैं? नहीं मालूम इन्हें। इन्होंने स्मार्ट सिटी खोले थे, स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सिटी बन गई है, किसने इतने स्मार्ट सिटी बन गई है। इन्होंने एक चीज याद कर रखी है कि हमने विकास किया है और विकास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ये पता नहीं है। महिलाओं का स्वरोजगार देखिए, फैक्ट और पर बात एक कीजिए, चीज और आंकड़ों है। पर बात कीजिए। आज तक फैक्ट और आंकड़ों पर बात करेंगे। बता दीजिए जिसकी यहाँ पर launching बयानबाजी आपने नहीं बड़े चलेगी, platform सिर्फ पे करी फैक्ट हो, और आपकी आंकड़े। सरकार ने एक उत्पाद बता दीजिए जिसकी आपने ब्रांडिंग करी हो, महिलाओं ने बनाया हो, आपकी सरकारों ने किया, उनको स्वरोजगार दिया। एक तो आप बता दीजिए ना आपने कौन सी की है, मैं आप बताइए ना आपने की। आप ये देखिए, आज हमारी महिलाएं शॉल अरे आप बनाती हैं, नहीं, आप स्वेटर बताइए ना बनाती कि हैं। आपने किसकी आज ब्रांडिंग करी है। एपन की इतनी बड़ी बड़ी हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, उनको किसने प्लेटफॉर्म दिया? हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत। और जो घरों में आज पहाड़ों में जूस के सेंटर्स बन ये रहे हैं, सीएसआर माल्टा फंड से, को गुलाब आप से बताइए जूस कि बन आपने रहा किया है। उसके लिए किसने सीएसआर बड़ी-बड़ी फंड में आपका कोई काम कर योगदान रही नहीं है। कौन सी सरकार कर रही है? आज हमारे जिन जो उद्योगों के पहाड़ों में सीएसआर फंड को मक्के यूज की करके खेती हो रही है, आप डेयरी अपनी के पीठ लिए, थपथपा रहे हैं, मत्स्य पालन के वो लिए उद्योग जो हमारे हम लगाए हुए हैं। रोजगार दे रहे हैं, आपके वो समय में आपकी तो नया सरकार उद्योग भी ने किया लगा। है। आज जो वहाँ पे सेना आपने के तो कोई जवान हैं, इंडस्ट्रियल ITBP एरिया नहीं हमने बनाया, बताया, कोई नया डेयरी उद्योग के नहीं लगाया, प्रोडक्ट खाने जनता कोई के नया लिए सेक्टर, एक-एक कोई करके इन्वेस्टमेंट, आपको कोई आई बता थी रहे हैं। उत्तराखंड ऐसे में। आप दोनों की आवाज समझ में नहीं आएगी। तो प्रभा जी, प्रभा जी, आशीष जी को मैंने टाइम दिया है, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो ना ही सामने व्यूअर्स को समझ आएगा ना हम लोगों को। एक एक करके, ठीक है आशीष। देखिए, मैं अभी इन्होंने कहा एमएसएमई सेक्टर खोले हैं, उनकी जानकारी है नहीं। इन्होंने कहा कि हमने विकास का काम किया है। जितने जुमले इन्होंने उत्तराखंड में बनाए हैं उनमें से एक भी सफल होता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे थे, और अभी इन्होंने कहा कि जो ब्रांडिंग हमने की है वो सीएसआर फंड में उन उद्योगों ने किए जो कांग्रेस के समय में स्थापित हुए। सवाल ये नहीं कि कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों में बता रहे हैं कि हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बनाई, जिसका प्रस्ताव और जिसका सर्वे 1995 में शुरू हो गया, उसको ये अपना बता रहे हैं। फाउंडेशन आपसे रखी आप एक मिनट चुप हो जाइए, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या बात करती है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप क्यों बैठती है बिना मतलब के डेट में? आपको मालूम ही नहीं है सवाल क्या है, जवाब क्या देना है। आशीष जी व्यक्तिगत नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं, आशीष जी व्यक्तिगत नहीं। नहीं, सवाल और जवाब इनमें है ही नहीं।
नहीं, जवाब तो आप ये सिर्फ बीच में रटा नहीं, रटा जब मैं भाषण बोल रही पढ़ने थी, आएंगे आप जो सुन पिछली नहीं डिबेटें रहे। पढ़ा था वो लिखनी ठीक है, पड़ेगी। बात ठीक है सुनिए, प्रभा जब जी, आप मैं बोल एक रहे आपको हैं। घंटे मौका से दूंगी। बातें प्रभा नहीं जी, विकास किया है, प्रभा कहाँ जी, किया मैं ये आपको मालूम नहीं बता है। रही थी, आप पर्याप्त मेरी समय कितनी दिया बात गया था सुनी? आपको। प्रभा जी, प्रभा जी, आपको पर्याप्त समय दिया गया था आशीष जी को सुनते, क्योंकि फाइनल नहीं, जब कमेंट का मैं टाइम बोल आ रही थी चुका निशी है। जी, आशीष जी उन्होंने एक बात का नहीं सुन रहे थे, वो बार बार काउंटर कर रहे थे, तो मैं उनकी बात का जवाब दे रही नहीं हूँ तो कि आप आपने वही कहा बात ना एमएसएमई बोलिए। लगाए, कहाँ लगाए एमएसएमई? नाम बताइए ना किसी का। क्यों उधमपुर क्या कोई लिस्ट हो, कुछ जानकारी हो, चलो बताइए ना। उधमपुर नैनीताल को तो फिर आप ये बोल रहे एक कि ये सिंगल मैदानी एरिया उद्योग है। नोटबंदी के बाद पहाड़ों नहीं में लगाया उत्तराखंड में। आज जो एक डेयरी सिंगल उद्योग भी, बड़े-बड़े डेयरी फार्म बल्कि है, वो बंद किसकी होने लग वालों रहे की हैं? लिस्ट हजारों में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजेंद्र जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगे आपसे। मैं निश्चित जी एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हमारे शिक्षा मंत्री हैं और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड में कैसी हम शिक्षा चाहते हैं और किस तरह का जो है शिक्षा का पैटर्न हो, किस तरह से जो है हम जितना पैसा हम शिक्षा में खर्च कर रहे हैं उसमें उसकी जो है एक क्वालिटी, किस तरह से क्वालिटी शिक्षा दें और स्किल के साथ मिलकर वो शिक्षा दें। और देहरादून या समझ लो आप नैनीताल या जितना उत्तराखंड का जो ये जो शहरों वाला जो क्षेत्र है जहाँ जो एक एजुकेशन हब माना जाता है स्कूलिंग में, हम उससे बेहतर शिक्षा कैसे दें जिससे से ज़्यादा लोग प्राइवेट शिक्षा की जगह जो है गवर्नमेंट जो है स्कूल्स में जाए और वहाँ पे किसी तरीके से जो है बच्चों का जो है किस तरह से एजुकेशन बढ़े। इस सारी चीज़ों पे हमें एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा। और इसमें सब मैं आप समझ लीजिए कि ये किसी चीज़ से मतलब चाहे आप किसी पार्टी को, कांग्रेस को, क्यों किसी इन सब बातों से बाहर रख के हमें एक नई तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी हम सोच सकते हैं उत्तराखंड का विकास और उत्तराखंड जो है किस तरह से और डेवलप हो सकता है। ठीक है, मीनाक्षी जी, फाइनल कमेंट। निशी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो भाजपा है ये भूल जाती है कि हम सत्ता में हैं। ये अभी भी विपक्ष वाली भूमिका निभा रही है। इसका और हमेशा जो प्रहार होता है वो कांग्रेस पे होता है कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और हम इससे भी डबल करके दिखाएंगे। पलायन उस समय भी हो रहा था तो हम उससे डबल पलायन करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप ये देखिए, राज्य जो बना था, ये राज्य बना ही इसलिए था क्योंकि बहुत ज्यादा पलायन यहाँ से हो रहा था और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहां पहाड़ पे रहने वाले व्यक्ति को नहीं मिल पा रही थी। तो अब जो भी सरकारें अगर आती हैं तो उनका पहला जो मेन एजेंडा होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि किस प्रकार से पलायन को रोका जाए, किस प्रकार से सुदूर गांव में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जाए। लेकिन आज ये कहते हैं कि हम जितने भी हमने वादे किए हैं हम उनको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जो मूलभूत बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर रहे हो और आप यूसीसी पे बात कर रहे हो, आप जिहाद पे बात कर रहे हो, आप पता नहीं कौन सी एसेट्रा बात कर रहे हो। आपने बोला था लोकायुक्त लेके आएंगे, लोकायुक्त का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो मतलब इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिन पे पहले काम करने की जरूरत थी। आप ये देखिए, लगातार पलायन जो है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। दोनों ही सरकारें जो है इस बात को पता लगाने में विफल रही हैं कि आखिर इस पलायन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं 10 सेकंड लूंगा। इस समय जो शिक्षा नीति पर जब हम सरकार की आलोचना करते हैं, हमारे मित्रों ने कहा कि इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार की आलोचना इसलिए करते हैं कि जब भाजपा आती है तो माफियाओं को लेकर आती है। इस वक्त 2 माफिया है, स्कूल माफिया भी है और जो ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया है वो भी है। जितने टीचर आप पोस्टिंग करेंगे पहाड़ों में, 2-2 लाख रुपए देकर सबको मैदान में भर्ती कर दिया गया है। मैदान में इतने ही बच्चे हैं उतने टीचर है, लेकिन पहाड़ों में एक बच्चे के मुकाबले में मतलब एक टीचर के मुकाबले में 20 बच्चे भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रभा जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आप प्लीज। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मेन मतलब एजेंडा है कि हम अपने राज्य को किस प्रकार विकास की तरफ ले जाएं। ठीक है, उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। हमारी सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है और आप आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि सरकार इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। और हम जो बोलते हैं वो काम हम धरातल पर करते हैं और हमें ये काम धरातल पर नजर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ शिक्षा नीति जो कि सरकार के तमाम बड़े दावों की पोल खोलती हुई पलायन आयोग की रिपोर्ट सामने आई, इसमें बड़े बड़े खुलासे हुए और ऐसे में आखिरकार सरकार इस पर क्या स्टैंड रखती है, इस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या ये तस्वीरें बदलेंगी और पहाड़ों में शिक्षा का जो अभाव देखने को मिल रहा है वहां पर शिक्षा पहुंचेगी, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी जो कि प्लेन्स में आकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये सभी का मौलिक अधिकार है। शिक्षा से ही प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा और 2047 के विकसित भारत का संकल्प भी इसी से ही साकार होगा। तो इस पर खासतौर पर सरकार को ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।